नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। हाल ही में वे जेल में लंबा वक्त काटकर वापस लौटे और अभी उन्होंने कुछ राहत की सांस लेनी शुरू ही की थी कि इस बीच अब उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को ईडी ने समन जारी कर दिया है। ये समन दोनों से अलग अलग समय पर पूछताछ के लिए जारी किया गया है और ईडी की सूत्रों की माने तो आजम खां के बेटे और पत्नी को 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीख में राजधानी लखनऊ के ईडी के जोनल मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। और इससे पहले आजम खां के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसको लेकर अब ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। आपको ईडी बताना चाहिए कि इस बार आजम खां के बेटे और पत्नी से जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर फंड जुटाने और ट्रांसफर किए गए रुपयों को लेकर ये जो पूछताछ है वो करने वाली है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ सूरजपाल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हम्माद नबी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हम्माद नबी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही है जी। हम्माद नबी जी, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एक बार फिर से आजम खां की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बेटे और जो उनकी पत्नी है अब जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर फंड जुटाने और ट्रांसफर किए गए रुपयों को लेकर एक बार फिर से जो पूछताछ है वो अब ईडी करने जा रही है। क्या कुछ कहना है आपका? और सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अलावा जो आपने कहा ईडी जो जांच कर रही है आज, जैसा कि हर हिंदुस्तानी जानता है, हर भारतीय जानता है कि ईडी जो है आजकल भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा प्रचार का माध्यम कहें कि हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी, आवाज मिल पा रही है हम्माद नबी जी आपकी। ईडी जो है मैडम, जो आज कार्रवाई जिसके लिए बुलाया गया अब्दुल्ला आजम खां को, हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि आजम खां साहब अभी 27 महीने जेल में रहकर वापस आए हैं और जेल से आने के बाद उनको वहां पर उन पर एक तरीके से कहा जाएगा कि जेल में उनको ऊपर जुल्म रखने के लिए उनको रखा गया था। जितने भी मुकदमे उन पर लगे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्वतः ज्ञान लेते हुए ये कहा कि इसमें 1 या 2 मुकदमे तो असली हो सकते हैं, और न जितने भी मुकदमे हैं ये सारे राजनीतिक द्वेष की वजह से लगाए गए। उनको वहां पर 3 महीने से ज्यादा, तकरीबन 2 साल तक तन्हाई में रखा गया। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है कि किसी भी इंसान को 3 महीने से ज्यादा तन्हाई में रखना इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ है। हिंदुस्तानी कानून भी इस बात को मना करते हैं। और जब हमारे देश में सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब इस तरह से ईडी सवाल कर रही है, किस तरह से ईडी अब्दुल्ला आजम साहब और उनकी माता जी को जो है बुलाया गया है और वो क्या सवाल करना चाहते हैं, किस तरह से दबाव में लेना चाहते हैं। एक तरीके से आप ये कहें कि बीजेपी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। आपके साथ साथ आपके परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। और एक ऐसी संस्था जिसको गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया गया हो, मौलाना अल जौहर यूनिवर्सिटी, अगर आप सब जानते हैं कि रामपुर के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया है, ऐसी संस्था पे सवाल उठाना, ऐसी संस्था को जांच के दायरे में बार बार लेकर आना और फंड्स का ट्रांसफर, और जो मुकदमे लगे वहां पर कि जिसपे आजम खान साहब को भूमाफिया कहा गया, तकरीबन 3.5 से 4 बीघा जमीन जो यूनिवर्सिटी एकड़ों में फैली हो, और जिस यूनिवर्सिटी में जिन व्यक्तियों से जमीन खरीदी गई हो, उस हर व्यक्ति को उसका पैसा चेक के माध्यम से जिसकी रजिस्ट्री की गई हो, और जिसमें तकरीबन 3.5 बीघा जमीन के ऊपर आजम खान साहब को भूमाफिया का मुकदमा लगाया जाता है। तो मैं भी ये बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ और आप भी बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि ये मामला राजनीतिक द्वेष का है। इस सवाल को आप खुद जानती है जी।
ठीक है मानवी जी, सूरजपाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सूरजपाल जी के पास भी जाना चाहूंगी। सूरजपाल जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब एक बार फिर से देखा जा सकता है कि आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब उनकी पत्नी और बेटे को ईडी ने समन भेज दिया, लेकिन अभी आप सुन रहे होंगे हम्माद नबी जी को कि वो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करे, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता रह चुके हैं लगातार जो ईडी पूछताछ कर रही है, कई कई घंटों तक उनकी पूछताछ ऐसे ही की जाती है। तो क्या ये सब चुनावी राजनीति के चलते ये सब देखा जा रहा है, या फिर वाकई में इस तरीके की चीजें साफ तौर पर नजर आ रही है? सूरजपाल जी। जी नमस्कार मैडम जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक बार पुनः आपने मुझे अपने चैनल पर ध्यान दिया। भाई साहब बैठे हैं हमारे हम्माद नबी जी। मैं व्यक्तिगत नहीं मगर इनकी पार्टी और पार्टी से जो विशेष लोग हैं वो ना तो संविधान मानते हैं न तो भारतीय लोकतंत्र की जो भी सरकारी एजेंसियां उनको मानने से इनकार करते हैं। ईडी पर भाई साहब आप उंगली उठा रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि जो इस देश की जो भी खुफिया एजेंसी हैं, जो जिन एजेंसियों के माध्यम से काम होता है उसके निष्क्रिय हैं? मैं आपसे प्रश्न मेरा सर, मैं आपके प्रश्न का जवाब ये बताकर कहना चाहता हूं कि क्या ईडी सिर्फ विपक्ष के लिए बची है? श्रीमान जी, विपक्ष अपराधी बना बैठा है तो उसके साथ तो करना ही पड़ेगा ना। सूरजपाल जी, मैं आपसे अपराधी को खुला छोड़ देंगे तो वो तो भारतीय जनता पार्टी तो करेगा ही ना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने वाले 70% से अधिक विधायक गंभीर मुकदमों में लिप्त हैं। हिंदुस्तान की लोकसभा में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के 60% से अधिक सांसदों पर हत्या का प्रयास, बलात्कार, लूट और न जाने इनसे कितने बड़े बड़े मैं आपको अभी की बात का जवाब दे रहा हूँ। जिस व्यक्ति पर इतने मुकदमे हो और वो कहीं ना कहीं हर एक विषय पे लिप्त रहता हो, हर एक उसके बोल गलत होते हो, तो क्या उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो भी जिस न्यायालय के मध्याह्न पे कार्य होता है उस पर क्या उनको खुला छूट दे दी जाएगी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है स्वतः ज्ञान लेते हुए कहा है कि इतने मुकदमे में 1 या 2 मुकदमे तो ऐसे हैं जो सच्चे हो सकते हैं, वरना ये मुर्गी चोरी, बकरी चोरी आपने जो बात कही, मैं सुप्रीम कोर्ट को ही लेके बात करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ज्ञान लेते हुए कहा है अगर निर्दोष है तो ईडी मुख्यालय पर जाकर अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। आप उसमें डरने की क्या आवश्यकता है? मैं बताता हूँ आज को आज की आवश्यकता नहीं होती है। अपने जाके प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप देखिए जो चीज लेना चाहते हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो माफिया भैंसी चोर है, जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर आप इन एजेंसियों पर अगर आप उंगली उठाएंगे, आप तो भारत के संविधान को नहीं मानते, सेना के जवानों को आप नहीं मान देना चाहते, बताइए मैं क्या कह सकता हूँ? उस पर ये आपकी मानसिकता, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल है। हम्माद नबी जी पहले सवाल सुन लीजिए, क्योंकि अब जिस तरीके से अगर ईडी काम कर रही है अपनी पूछताछ के लिए, अगर वो बुलाती है, चाहे कांग्रेस में भी देखा गया कई ऐसे बड़े नेता रह चुके हैं जिनसे ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन, कई कई घंटों तक पूछताछ चली है, और उसके बाद अब ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब ईडी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है उसके बाद अब ये चीजें काफी ज्यादा सामने निकल कर आ रही है, उसको किसी पार्टी से जोड़कर बता देना। क्या इस तरह की एजेंसी को, क्या इस तरीके से किसी पार्टी को जोड़ देना उसके साथ, क्या ये सही लगता है हम्माद नबी जी आपको? क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं, अब सवाल इस तरीके से हर चीज में राजनीति को डाल दिया जाता है। मेरा सवाल आपसे और सूरजपाल जी दोनों से है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता से ईडी ने पूछताछ की है? और उसके अलावा जो भी जहां पे भी सरकार पलटना होती है वहां ईडी फौरन पहुंच जाती है। अभी संजय राउत जी का केस हो, या गोवा के विधायकों का केस हो, या आसाम या कहीं पर भी, या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी, गोवा में भाई साहब आप मुझे बोले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आप बोल रहे हैं। पहले की बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ जब सरकार में, जब अभी पहले से सरकार है, आप समझने को प्रयास कीजिए। 2017 से कंटिन्यू देख लीजिए। गोवा को छोड़िए, और प्रदेशों की मैंने बात की, और प्रदेशों पर उंगली उठा रहे हैं आप। जहाँ सूरजपाल जी देखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अगर सुनने की क्षमता रख रहा हूँ मैं, आपको जवाब दे रहा हूँ कि आप देखिए आईना में दिखा रहा हूँ आपको, आप गलत जा रहे हैं।
आप उस ट्रैक पर आइए जहां पर चल रहा है। आजम खान जी के ऊपर संगीन मुकदमे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। जो व्यक्ति है महिलाओं के अंतर वस्त्रों का रंग बताता हो, उस व्यक्ति को खुले छोड़ देना चाहिए। मेरे मित्र, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मैं जो है मैं सबकी पीड़ा जानता हूँ। बात असल में यह है, कि आजम खान ने गरीब बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी। बिल्कुल, सुनिए, गरीब बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी जहाँ से गरीब बच्चे हाथ में कलम सुनिए मेरी बात कर डाली, ये नहीं बताएंगे आप। लेकिन हमाद नबी जी, जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है क्या ईडी कभी भी किसी को भी पूछताछ के लिए बुला देती है? आपके कहने का मतलब है कि ये जो जौहर यूनिवर्सिटी है, इसमें तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा दी जाती है यहाँ पर, और अगर इस तरीके का जो मामला सामने आया कि यूनिवर्सिटी के नाम पर अब फंड जुटाए गए, ट्रांसफर किए गए हैं रुपए, और इसी को लेकर ईडी अब पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन जब ईडी भी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, साफ तौर पर जाके अपने उनके सवालों का जवाब देना है। लेकिन इस हर बार अब जब ईडी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, साफ तौर पर सामने निकल कर आता है हमाद नबी जी, इस तरीके के जो इवेंट्स बना दिए जाते हैं, चर्चाएं की जाती है, प्रदर्शन देखने को अब तो मिलने लगे हैं। अब कैसे ये बात बोल सकते हैं अगर कोई एविडेंस मिला होगा तभी तो पूछताछ के लिए बुलाती है ईडी, कि कभी भी किसी को भी घर से उठा लेती है पूछताछ के लिए? मैडम, ईडी हमेशा उन्हीं लोगों को पूछताछ के लिए क्यों बुलाती है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होते हैं या उनके विरोधी होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपराधी नहीं है। मैंने आपको रिकॉर्ड्स में बताया कि रिकॉर्ड्स में ये चीज साबित है कि 60% से विधानसभा बैठे हुए 60% विधायक भारतीय जनता पार्टी। सुनिए हमाद नबी जी, ठीक है हमाद नबी जी, सूरजपाल जी अपने यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। ठीक है हमाद नबी जी, सूरजपाल जी जवाब रखिए। श्रीमान जी, हमाद नबी जी, मेरा सिर्फ आपको कहने का यह उत्तर है कि यदि आप दिक्कत है अगर आपको, तो आप अपने सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपराध से लिप्त हैं क्या? ईडी सुरक्षा एजेंसी, जब देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात आएगी कि आप फंड कहां से किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं अलगाववादी तो नहीं है, कहीं देशद्रोहियों को तो नहीं आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। महोदय, कानपुर की घटना आपको याद होगी जिसमें हयात जफर जी जो थे, उनको कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और फंड के नाम पर मुख्तार बाबा जैसे बड़े बड़े व्यापारी लोग जो उनको फंड ट्रांसफर कर रहे थे, उन पे लिप्त करा गया। इसीलिए बुलाया जाता है ईडी। देश की सुरक्षा, क्या आप चाहते नहीं कि देश की सुरक्षा को चार चांदे लगे, या आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा को तार हो जाए? मेरा आपसे यह जवाब, यदि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लेकर किसी भी व्यक्ति विशेष को यदि बुलाया जाएगा तो उसको ससम्मान उस जगह जाना होगा और अपने आप को प्रस्तुत करना होगा कि मैं देशभक्त हूं, बल्कि देशद्रोही नहीं, या मैं देश के खिलाफ कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर रहा हूं जिसपे मेरी संलिप्तता दिख रही हो। बताइए। है देखिए, ये सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी को भी भारतीय जनता पार्टी की पहली बात तो कार्यालय से, देखिए सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्कुल आप संविधान को मानते नहीं, आप संविधान को तो मानते नहीं, आप अपने आप को बताते हैं। बिल्कुल आपके कहने से या आप जो सर्टिफिकेट बांटने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। सुनिए सूरजपाल जी, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं बताएंगे कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। जो आज विपक्ष में बैठा है वो देशद्रोही है, कल को जो कल को जो भारतीय जनता पार्टी जाकर ज्वाइन कर लेगा वो वॉशिंग मशीन में नहा लेगा, वो देशभक्त हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में जो मुकुल राय पहले देशद्रोही थे, जिनको अभी की पार्टी के लोग देशद्रोही कहते थे, वो पे ईडी की जांच बैठी, और जब वो जो है देखिए आजम खान जी के मुकदमे अपने जेल में बिता करके आए में थे। इतिहास गवाह है कि यदि कोई भी करता तो उसके कर्मों का फल यहीं भुगत के जाना पड़ता। 27 माह की जेल उनके दिए हुए कार्यों की वजह से हुई है। ठीक है सूरजपाल जी, हमाद नबी जी आपसे सवाल है। हमाद नबी जी, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इशारे पर काम कर रही है, और जिस तरीके से जो मामला सामने निकल के आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर फंड जुटाए गए, ट्रांसफर किए गए, बड़ी रकमें थी जो ट्रांसफर की गई, आप इसको बता रहे हैं कि नहीं ये सब गलत है। लेकिन ये भी बात तो है कि जब 1 अगस्त 2019 को भी प्रिजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आजम खान के खिलाफ इसी के तहत ही केस दर्ज किया गया था, फिर वो क्या था? वही मैं आपको हमाद नबी जी, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ। कि एक आलीशान यूनिवर्सिटी बनाई गई इसलिए गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके लिए लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया
आजम खान जी खुद जिस घर में रहते हैं वो उनका घर उस गली में है। किसी व्यक्ति को अगर घोटाले या घपले से पैसे इकट्ठे करना हो तो सबसे पहले वो अपना घर बनाता है। आज भी आजम खान साहब का घर वही है जो आज से 30 साल पहले था, 35 साल पहले था। और आप यकीन मानिएगा कि वो जिस घर में रहते हैं उस घर में आंगन नहीं है, उस घर में लॉन नहीं है। इतनी बार कोई व्यक्ति विधायक रहा हो, लगातार जीतता रहा हो एक ही जगह से, जिसको वहां की जनता ने पसंद किया हो, जिसका घर ऐसी जगह पर हो जहाँ कार नहीं पहुंच सकती, जहाँ जाने के लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति ने लोगों से पैसा इकट्ठा कर झोलियां फैला कर पैसा मांगा, एक यूनिवर्सिटी तामीर, जहाँ के एक स्कूल बनाया जहाँ के बच्चे की फीस 20 रुपए है, और उस स्कूल का स्तर है कि वो स्कूल एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से अच्छा है। एक यूनिवर्सिटी बनाई ऐसे बच्चों के पढ़ने के लिए जो महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकती। हयात जी, मैं आपकी भावनाओं का मैं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए सूरजपाल जी। मैं चाहता हूँ होंगे आपके पास, आप भी जाएं, आप भी जाएं, ठीक है, और हमारी माननीय मोहतरमा एंकर साहब भी रामपुर जाएं और जाकर देखें उस यूनिवर्सिटी को कि कितनी एक आलिशान यूनिवर्सिटी बनाई गई है गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए, ताकि उनके हाथ में कलम आ सके, वो कलम की ताकत से अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए सीख सके। तो यही परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अकलियत के बच्चों के हाथ में, माइनॉरिटीज के बच्चों के हाथ में कलम क्यों आ रही है? आप लोग नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे हाथ में कलम लेके आगे बढ़ सके? रामपुर पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसका स्टैंडर्ड सीबीएसई के स्कूल से अच्छा है, जहाँ की फीस मात्र 20 रुपए है, और उन बच्चों के लिए वो स्कूल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, जिनके माँ या बाप नहीं है, जो यतीम है। ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए इतने काम करता हो, जो लगातार एक ही जगह से जीतने का रिकॉर्ड जिसने हिंदुस्तान में बनाया हो। तो एक बड़ा नेता कहीं एक विधानसभा में कई बार जीत लेता है तो उसको डर लगता है कि वो हार जाएगा, तो अपनी विधानसभा बदल लेता है। लेकिन आजम खान साहब पूरे हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपनी ही विधानसभा से, जहां पहली बार वो लड़ा था और अब तक लड़ते आ रहे हैं, और तकरीबन 9 या 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे नेता के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। देखिए, मुकदमा दर्ज होना और मुकदमों का साबित होना बहुत अलग विषय है मैडम। मुकदमा दर्ज कराना, मुकदमा किसी को उनको दोषी नहीं पाया। और मैडम एक बात और कि किसी व्यक्ति पे कितना दबाव डालना चाहिए, उनको 2 साल से ऊपर जेल में तन्हाई में रखा गया। ये चीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के भी खिलाफ है और भारतीय कानून के भी खिलाफ है। हयात जी सुनिए, हो गया आपकी बात। आपने बोला कि माननीय आजम खान जी 8 या 9 बार 10वीं बार के विधायक है एक ही विधानसभा से। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई विधायक है। हमारे कानपुर के एक महाराजपुर विधानसभा सीट है जिससे 8 बार से विधानसभा के विधायक हमारे, और विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान श्री सतीश महाना जी हैं, शाहजहांपुर से श्री सुरेश खन्ना जी हैं, और भी ऐसे कई विधायक है। मैं वो अलग का विषय है। आपने जो जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में बात बताई कि उस विधानसभा से या उस क्षेत्र से वो विधायक चुनकर आता है, जनता उसको स्वीकार करती है। जनता ने नकारना भी चालू कर दिया है। इसका परिणाम 2022 के आप अभी चुनाव में देख चुके हैं। आप इसको पीछे नहीं हटाना चाहेंगे कि आपकी जनता ने स्वीकारा, जब जनता जान चुकी है कि ये व्यक्ति विशेष किस रूप का है, किस ढंग का है, और उसके मन में क्या चल रहा है, रामपुर के लोगों के, जनता के प्रति, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति क्या मनसाएं हैं, इसलिए उनको करारा जवाब भी दिया जा रहा है। आप इससे नकार नहीं सकते हैं। ये 2022 के चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पल का दुरुपयोग किया। आप तो श्रीमान जी अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। आपको पुलिस ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। इस चीज की वीडियोस है, ठीक है, इस चीज की वीडियोस है कि महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। महिलाएं चीख रही है, चिल्ला रही है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की। हयात जी सुनिए, महिलाओं की बात कर रहे हैं। हमारा हक है। आप सुनिए, वोट डालना हक है। सुनिए, वोट डालना हक है, वो आपका अधिकार है, उसको आप नहीं कर सकते। मगर महिलाओं के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी करना, ये कौन सा हक है? ये किस संविधान में या किस विषय में लिखा है कि महिलाओं के अंतर वस्त्रों का रंग का आप बताएंगे? ठीक है सूरजपाल जी, हमारा जिस तरीके से चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं, 2024 की अगर बात करें, फिर से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब
ये भी जिम्मेदार है 2024 की रणनीति तैयार करने के लिए, तो इस तरीके की चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि आरोप तो लगातार लगाए जा रहे हैं। जब भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, आरोप लगाना विपक्ष शुरू कर देता है। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर ईडी, अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब ईडी भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, तो क्या लगता है ये सब जो काम करवाए जा रहे हैं, क्या ये 2024 की रणनीति तैयार करने के लिए है? हमारा विजय, बिल्कुल तब बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है जिन लोगों से खतरा है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम नहीं कर रहे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का सच उजागर करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, उन पर तरह तरह से झूठे मुकदमे लगाकर, उन पर और तरह की जांचें बिठाकर उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को कमजोर किया जा रहा है। जो भी कमजोरों की, मजलूमों की, किसानों की आवाजें, उनको दबाया जा रहा है। आज अगर आप हालात देखें मैडम, गरीबों की आय कम होती जा रही है, अमीरों की आय बढ़ती जा रही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार पे, गरीब परिवार पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा रहा है, अंबानी अडानी के टैक्स में लगातार कटौती की जा रही है। मेरे घर के टैक्स में, आपके घर के टैक्स में, सूरजपाल जी के घर, आजम खान जी करप्टेड है, इसलिए उनको उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा जा, उस पर उनको किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने आप को बताना चाहिए। अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है, शायद हमारा बात पूरी करिए। ठीक है, ठीक है, अपनी बात करें। ठीक है। भारत के ऊपर मैडम 133 लाख करोड़ का कर्जा है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि ये कर्जा 31 मार्च 2023 में 150 लाख करोड़ को पार कर देगा। और 2014 में जब मोदी जी ये वादा करके आए थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, उस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर मात्र 50 लाख करोड़ का कर्जा था। यानी 7 साल के अंदर मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। हिंदुस्तान की जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, उन सभी सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम आज हो चुका है। टैंक्स पूरी तरीके से करने की तैयारी चल रही है। अब कोई बैंक सरकारी नहीं बचेगा। रेलवे को निजीकरण कर दिया गया है, कोयला निजी हाथों में पहुंच चुका है जी। रेल, सेल, हमारी एयरलाइंस, उसके अलावा न जाने कितनी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो LIC हो या कोई भी चीज हो, उन सभी का निजीकरण कर दिया गया है। मैडम, ये सारी बातें, इन सारे मुद्दों को कोई उठाने वाला ना बचे, और जो कोई भी मुद्दों को उठाने की क्षमता रखता हो, बोलने की ताकत रखता हो, आप उसको तरीके से दबा लीजिए। वो चाहे आप पर मुकदमे लगवा दिए, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, कौन बोलेगा? ठीक है अमान नबी जी, ठीक है सूरजपाल जी, जबान पे लगा, ठीक है, ठीक है अमान नबी जी, सूरजपाल जी आप उसको करा सकते हैं क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है अमान नबी जी। सूरजपाल जी देखिए, जब अब देखा जा सकता है साफ तौर पर कि अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की लगातार कोशिश की जाती है, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आखिर क्यों इस तरीके के सवाल विपक्ष उठाता है? जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके का समर्थन दे रही है। उसके बावजूद भी देखा जाए, चुनाव की रणनीति भी दिखाने लगते हैं, 2024 की तैयारी बताई जाती है, कई तरह के ऐसे सवाल दाग दिए जाते हैं जिस पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर घेरने की जो तैयारी है वो भी कर रही है। इन सबका असर क्या लगता है 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा? सूरजपाल जी देखिए मैडम, 2017 हो, 14 हो, 19 का चुनाव हो या 22 का चुनाव हो, जनता ने इनको आईना दिखाया है कि आईना देख के आप अपने आप में कितना निखरे हैं, अभी और कितना निखरने की आपको आवश्यकता है। इनका कहने मतलब है कोई भी विपक्ष का है या कोई भी जो आवाज उठाता है उसको, यार मेरे भाई साहब आयाब जी, कोई व्यक्ति कोई राह चल रहा है उसको उठाकर नहीं बंद कर दिया जा रहा। जो अपराधी है, अपराध की श्रृंखला में आता है, उसके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। आप बुलडोजर ले जाकर उसका घर गिरा देंगे। बिल्कुल बुलडोजर मेरे कार्य को हमने अपनी शैली बना रखा, उसके नेतृत्व के दम पर हमने सरकार बना कर आई है। ये चीज आप ना भूलिए। हमने अपनी कार को अपनी पहचान बनाई। अपराधियों को घर के अंदर है या प्रदेश जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, चाहे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, बहुत बड़े अपने आप को बाहुबली समझते थे, आज निकाल के दिखा देगा, औकात पता चल जाएगी उनकी। जिस प्रकार से अपराध कर देते थे, एक विधायक को गोली मार दी जाती थी, जाने कई लोगों जब विधायक और सांसद के साथ वो घटना करते थे तो आम इंसान के साथ। तो आप बता दीजिए, क्या दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, प्रदेश में इस प्रकार की
सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जैसी ऐसी घटनाएं क्या अब होने को दिखती है जो अखिलेश जी के शासन में होती थी? या मैं किसी विशेष के मैं अपने दम की बात करता हूँ, मैं अपने दम की बात करता हूँ कि हाँ मेरे सरकार में ये घटनाएं ऐसी देखने को नहीं मिलती जो बहुत बड़ी जानदार है। 144 हमेशा लगी रहती, जंग हमेशा लगा रहता था। मेरी बात मैं लेफ्ट कर दूंगा यदि आप नहीं सुनेंगे हमारी बात। आप अपनी बात पे कहिए, मैंने आपको बात आती है इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है? मानवी जी आऊंगे आपके पास। सूरजपाल जी अपनी बात पहले पूरी करिए। मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं उठा के बंद कर दे। बाहर जाना होगा, जर्मनी जाना होगा, अमेरिका जाना होगा, स्कॉटलैंड जाएगा, चुपचाप चले जाएंगे। जैसे ईडी बुलाएगी शोर मचा के दुनिया को बताना चालू कर देंगे, ईडी बुलाए, ईडी बुलाए, ईडी बुलाए। जिस प्रकार से आप देश के भारत की जो भी संप्रदाय हैं, जो भी इकाइयां हैं, जो भी कार्यशैली, उनके आधार पर आपको कार्य करना पड़ेगा। चाहे वो नरेंद्र मोदी जो, चाहे मनमोहन सिंह जो, अखिलेश जी हो या सूरजपाल। अगर मैं उस लाइन से गलत जा रहा हूँ तो मुझको बुलाया जाएगा, सम्मान भेजा जाएगा, मैं उसको अपने आप को प्रस्तुत कर दूंगा जाके कि सूरजपाल निर्दोष है, ये मेरे प्रमाण है। आप इसको देख करके आप माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय मेरे ऊपर आदेश करें। सीधी बात, आपको डरने की क्या आवश्यकता है? यदि आप गलत हैं इसलिए डर रहे हैं, आप शोर मचा के दुनिया जग जाएगा, और विपक्ष के पास बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। यही टीका टिप्पणी बची है कि इस प्रकार से करके अपने आप को निर्दोष साबित बताओ और दिखाओ कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों के साथ, मजलूमों के साथ गलत किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज के साथ गलत किया जा रहा है। माइनॉरिटीज को भी प्राथमिकता दे करके आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आप गलत बोल रहे हैं। माइनॉरिटीज, आप लोगों ने देश को भिन्न प्रदेश को भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आप फाइट के माध्यम से प्रदेश की जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज अलग हैं और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक अलग। ये कुछ नहीं। हमारे भारत की 130 करोड़ की जनता, प्रदेश की 130 करोड़ की जनता मेरी पूरी एक वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार के समान है। मैं इस प्रकार से देखकर हम लोग चलते हैं। लेकिन सूरजपाल जी, अभी आपने भी सुना होगा कि हमारा नबी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में तो जो गरीब बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़ रहे हैं, किसान के बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी पता होगा कि किस तरीके से अगर 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आजम खान को के तहत जो केस है वो भी दर्ज किया गया था। बिल्कुल। देखिए, आप कितना अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, बकरी की अम्मा कब तक खैर में आ गई, एक दिन तो आ गई। बिल्कुल आप समझिए कि ये गलत है। मैं नहीं कहता, शिक्षा का अधिकार हर एक व्यक्ति विशेष को है, हर एक बच्चे को है। शिक्षा कलम की ताकत बहुत कुछ कर सकती है, मगर उस कलम की ताकत को आप गलत वे से लेकर जाएंगे। आप दिखा कुछ और रहे हैं, उसकी आड़ में कुछ आप गलत कर रहे हैं। उन बच्चों की शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कंधे पर रखकर आप बंदूक चलाने का कार्य कर रहे हैं, और ये बंदूक कैसी, देश को अंदर ही अंदर भीतरघात करने का आप काम कर रहे हैं। इस चक्कर में आपके साथ ये घटनाएं हो रही है। आप ही के साथ क्यों हो रही है? यानी आप गलत हैं श्रीमान जी। ठीक है सूरजपाल जी। मानवी जी, मतलब ये तो किसी को गलत और किसी को सही तो आप तब साबित कर सकते हैं जब आप पर आरोप सिद्ध हो जाए। आरोप लगाना और आरोपों का सिद्ध होना एक अलग अलग बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद टिप्पणी की है कि ये सारे मुकदमे झूठे लगते हैं सिवाय एक या दो मुकदमे के, बाकी सारी मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बता रहा हूँ मैडम, मैं अपने घर की टिप्पणी नहीं। आप जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अब आप मुझे अपनी पूरी बात कह दीजिए। मैडम क्या है, थोड़ी सी मेरी बात। आपने इतना लंबा बोला, मुझे 2 मिनट। आपको सुप्रीम कोर्ट महोदय सहयोग कर रहे हैं। सुनिए तो भाई, जी आपको सुप्रीम कोर्ट महोदय आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत? आप अपने आप जाइए फ्रंट पर जाकर के अपने आप को प्रस्तुत कीजिए कि मैं कौन डर रहा है? तो चिल्ला के क्यों बताने की जरूरत कि ईडी ने बुला लिया है? कौन चिल्लाया? किसने चिल्लाया? बात चल रही है तो कार्य प्रणाली की बात बताई जा रही है। ईडी सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ काम करती है जो लोग लोकसभा में अपनी आवाज उठाते हैं, जो लोग जनता के बीच में अपनी बात करते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों का खुलासा करते हैं। और मैडम सबसे बड़ी बात जो आज देश के मेन मुद्दे हैं, जो आज देश के अहम मुद्दे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आज उन पर उंगली उठाता है तो स्वतः उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। क्या देश की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को उठाना आम जनता के बीच में क्या अपराध है? आप बताइए मुझे। 41,500 करोड़ LIC के निवेशकों के डूबे, क्या वो निवेशक बाहर के थे? मैडम ठीक नहीं, आपसे मैं ये मेरा सवाल आपसे विरोध करना है। मैं कहता हूँ विरोध कीजिए। अब आप मुझे बोलने दीजिए। 31 साल बाद आज महंगाई का स्तर सबसे ऊंचा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के हालात ये है
45 करोड़ से ज्यादा युवा अपने आप को बेरोजगार मानकर बैठ चुके हैं कि अब उनको नौकरी नहीं लगेगी। डॉलर आज 80 रुपए पहुंचने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री आए थे, आजम खान जी बोलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इनको बात पूरी करने दीजिए पहले मानव जी को। ठीक है, ठीक है मानव जी, सूरजपाल जी, ठीक है, आखिर जवाब सूरजपाल जी। इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्टेड होता है। आज नरेंद्र मोदी जी सुनिए, देखिए सुनने की क्षमता रखिए सूरजपाल जी। आज सेंट्रल मिनिस्टर का प्रोजेक्ट, एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, एक आर्मी के जवानों को देने के लिए आप बजट में कटौती कर लेते हैं जब उनको पेंशन देने की बात आती है, वहीं दूसरी तरफ आप सेंट्रल मिनिस्टर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सवारी के लिए जब उन्हें कहीं विदेश जाना है 2 विमान खरीदे जाते हैं, एक विमान की कीमत 8-8 हजार करोड़, 16,000 करोड़ रुपए के विमान खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हमारे पास पैसा है। लेकिन वही अगर आर्मी के जवानों को पेंशन या किसी और सरकारी, ठीक है मानव जी, सूरजपाल जी आके जवाब दीजिए। ठीक है मानव जी, सूरजपाल जी। प्रधानमंत्री में बहुत बड़ा फर्क है, उनकी सुरक्षा को भी हमारी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ना कि काले गुब्बारे उड़ा करके उन चॉपर्स के आसपास दिखाना चाहिए। ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए। आप देश के अंदर क्या दिखाना चाह रहे हैं, विदेशों में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को गलत साबित कराना चाह रहे हैं, उस प्रधानमंत्री को जिसको विदेश के कई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आके सर झुका रहे हैं, आप उसको गलत साबित करना चाह रहे हैं। देश के बाहर क्या मैसेज दिखाना चाह रहे हैं आप? अरे सर ठीक है सूरजपाल जी, अमान नबी जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है सूरजपाल जी, अमान नबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना तर्क रखने के लिए, क्योंकि आपको ये बताना चाहिए कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के परिवार पर जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आया और अब जो उनकी परेशानियां हैं वो भी कम होने का नाम नहीं ले रही और हाल ही में वे जेल में लंबा वक्त भी काट कर आए और अभी उन्होंने कुछ राहत की सांस लेनी शुरू की थी कि इस बीच अब उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को ईडी ने समन जारी कर दिया है और अब ये समन दोनों से अलग अलग समय पर पूछताछ के लिए जारी किया गया। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो आजम खां है अब इन पर जिस तरीके से समन जारी किया गया है, कितना ज्यादा अब इस पर जो तर्क है वो सामने निकल कर आया, क्योंकि देखा जा सकता है कहीं ना कहीं जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं अब हमलावर होता नजर आ रहा है। जब कांग्रेस से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तब भी देखा गया कि किस तरीके से प्रदर्शन हुआ और अब ये भी विपक्ष का जो आरोप है वो भी निकल कर सामने आता है कि अब कहीं ना कहीं जो ईडी है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही। कई ऐसे आरोप जो है वो साफ तौर पर लगते हुए नजर आए, लेकिन देखना यह होगा कि अब किस तरीके से अब्दुल्ला आजम खां को अब जब ईडी ने समन जारी किया और तंजीन फातिमा को भी अब समन जो है वो जारी कर दिया है, क्या कुछ आगे का जो तर्क निकल कर सामने आएगा। फिलहाल बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए KKT न्यूज।